अ वेरी गुड क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन। सो अगर मैं आपसे भी पूछूं कि वन वे स्लैब और टू वे स्लैब में क्या डिफरेंस होता है, तो शायद आप तुरंत बोल देंगे कि मैम रेशो 2 से बड़ा या छोटा। बट इज दैट इनफ टू बिकम इंजीनियर? वट इफ आई आस्क यू साइड पर बिना कैलकुलेशन के कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये लॉन्ग कॉलम है या शॉर्ट कॉलम है? तो आज हम सिर्फ डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे, हम समझेंगे कि स्ट्रक्चर एक्चुअली काम कैसे करता है। सो वंस यू अंडरस्टैंड द लोड पाथ यू विल नेवर फॉरगेट दिस टॉपिक। सो वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, इसलिए फुल वीडियो इंस्टाग्राम पे अपलोड नहीं हो पाएगी। आप पूरी वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हैं और वहां पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछती हूँ कि जब हम स्लैब पर लोड रखते हैं, चाहे फर्नीचर हो या कोई वॉल का लोड हो या मशीनरी हो या लोग चल रहे हो, तो ये लोड आखिर जाता कहाँ है? इंजीनियरिंग में ना लोड कभी हवा में तो डिसिपेयर नहीं होता ना, हर लोड का एक फिक्स्ड पाथ होता है, तो उसी को हम बोलते हैं लोड पाथ। देखो ये लोड पाथ काम कैसे करता है। ये स्लैब से बीम पे जाता है, बीम से लोड कॉलम में जाता है, कॉलम से फाउंडेशन में पहुंचता है और फाउंडेशन से सॉइल में जाता है। इसी लोड पाथ की वजह से ना पूरा स्ट्रक्चर सेफली काम करता है। तो अगर आपको लोड पाथ समझ आ गया तो स्लैब, बीम्स, कॉलम और फाउंडेशन सब ऑटोमेटिकली समझ आने लगेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वन वे स्लैब। आपको ना एक रूम की डायमेंशन इमेजिन करनी है। उसका साइज है 7 मीटर इंटू 3 मीटर। एक साइड काफी लंबी है और दूसरी साइड कंपेरेटिवली छोटी है। तो सोचिए कि जब स्लैब पर लोड आएगा तो स्लैब किस डायरेक्शन में बेंड करेगी। नेचुरली स्लैब शॉर्टर स्पैन के क्रॉस बेंड करेगी, क्योंकि छोटी डिस्टेंस को क्रॉस करना स्ट्रक्चरली इजियर होता है। इसी वजह से लोड का मेजॉरिटी हिस्सा दो अपोजिट सपोर्टिंग बीम्स तक ट्रांसफर होता है। इसी बिहेवियर को हम वन वे स्लैब कहते हैं। सो इज दैट क्लियर? नहीं समझ आया तो पूरा लेक्चर सुन लो, समझ आ जाएगा। आपको ना एक इंजीनियरिंग लॉजिक याद रखना है कि जहां बेंडिंग होती है वहां टेंशन डेवलप होती है, ठीक है। कंक्रीट कंप्रेशन में बहुत स्ट्रॉन्ग होता है लेकिन टेंशन को इफेक्टिवली रेजिस्ट नहीं कर पाता। वन वे स्लैब में स्लैब शॉर्टर स्पैन के क्रॉस बेंड करती है, इसलिए मेन रीइंफोर्समेंट बार शॉर्टर स्पैन के पैरेलल प्रोवाइड की जाती है ताकि बेंडिंग से डेवलप होने वाली टेंसाइल फोर्सेस को रेसिस्ट कर सके। और जो बार दूसरी डायरेक्शन में दी जाती है उन्हें डिस्ट्रीब्यूशन स्टील कहते हैं। और अगर हम बात करें टू वे स्लैब, अब हम अपने रूम का साइज चेंज कर देते हैं। मान लीजिए रूम 4x4 मीटर का है। अब दोनों स्पैन्स ऑलमोस्ट इक्वल है। इस सिचुएशन में स्लैब सिर्फ एक डायरेक्शन में तो बेंड नहीं करेगी ना, ये दोनों डायरेक्शन में बेंड करेगी और लोड भी चारों सपोर्टिंग बीम्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो इसी बिहेवियर को हम बोलते हैं टू वे स्लैब। क्योंकि बेंडिंग दोनों डायरेक्शन में होती है इसलिए रीइंफोर्समेंट भी दोनों डायरेक्शन में प्रोवाइड की जाती है। अब एक क्वेश्चन और आता है कि साइट पर कैसे पहचाने कि ये वन वे है या टू वे है। तो मान लो आप साइट पर गए, ड्राइंग अवेलेबल नहीं है, सिर्फ शटरिंग और रीइंफोर्समेंट दिख रही है। सो तब कैसे आइडेंटिफाई करोगे? सो अगर एक डायरेक्शन में रीइंफोर्समेंट क्लियरली ज्यादा दिखे और दूसरी डायरेक्शन में कंपैरेटिवली कम स्टील हो तो जनरली वो वन वे स्लैब होती है। अगर दोनों डायरेक्शन में रीइंफोर्समेंट ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी में हो तो जनरली वो टू वे स्लैब होती है। ये सिर्फ एक प्रैक्टिकल साइड ऑब्जर्वेशन है, फाइनल कंफर्मेशन हमेशा स्ट्रक्चर ड्राइंग और स्ट्रक्चर डिजाइन से ही की जाती है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि यार हर बार लोड एनालाइज कौन करेगा, इसीलिए 456-2000 क्लोज 24.5 में सिंपल गाइडलाइन दी है। ये गाइडलाइन उन स्लैब्स के लिए एप्लीकेबल है जो चारों तरफ से बीम या वॉल से सपोर्टेड हो, ठीक है। तब हम ना रेशो निकालते हैं लॉन्गर स्पैन इनटू शॉर्टर। सो अगर रेशो 2 से बड़ा हो तो स्लैब जनरली बिहेव्स एज अ वन वे स्लैब, और अगर रेशो 2 से छोटा हो तो स्लैब जनरली बिहेव्स एज अ टू वे स्लैब। नहीं समझ आया? एग्जांपल के साथ समझो। एक रूम है जिसकी डायमेंशन है 6 मीटर इंटू 3 मीटर, सपोर्टेड ऑन ऑल 4 साइड्स, ठीक है। रेशो निकलेगा इसका 6/3 इक्वल टू 2। जनरली टू वे स्लैब की तरह बिहेव करेगी, है ना। क्योंकि अब सेकंड एग्जांपल आता है हमारा, रूम की डायमेंशन है 7 मीटर इंटू 3 मीटर, सपोर्टेड ऑन ऑल 4 साइड्स, तो रेशियो निकलेगा हमारा 7/3 2.33। सो ये जनरली वन वे स्लैब की तरह बिहेव करेगी क्योंकि इसका रेशियो 2 से बड़ा है। सो अब आते हैं कॉलम्स पर। अब इमेजिन करो 2 आरसीसी कॉलम्स हैं, दोनों का क्रॉस सेक्शन सेम है, जैसे 300 mm और 300 mm दोनों का क्रॉस सेक्शन सेम है, लेकिन एक कॉलम की इफेक्टिव लेंथ है 3 मीटर और दूसरी कॉलम की इफेक्टिव लेंथ है 6 मीटर और दोनों पर ही सेम लोड लगाया जाता है। अब आप बताओ कौन सा कॉलम पहले अनस्टेबल होगा? ऑब्वियसली जो ज्यादा लंबा है, क्योंकि उसमें साइड में बेंड होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। इंजीनियरिंग लैंग्वेज में इसी फिनोमिना को हम बकलिंग कहते हैं और ये डेफिनेशंस भी एग्जाम्स में जरूर आती है, इंटरव्यूज में भी पूछी जाती है, तो याद कर लेना। बकलिंग क्या है? बकलिंग मटेरियल की स्ट्रेंथ फेलियर नहीं होती है, ये स्टेबिलिटी फेलियर होती है। कई बार लॉन्ग कॉलम कंक्रीट की क्रशिंग स्ट्रेंथ तक पहुंचने से पहले ही इनस्टेबिलिटी की वजह से फेल हो सकते हैं। इसीलिए लॉन्ग कॉलम्स का बिहेवियर शॉर्ट कॉलम से थोड़ा सा अलग होता है और इसको अलग तरीके से डिजाइन किया जाता है, ठीक है। और फिर हम बात करें कि शॉर्ट कॉलम क्या होता है, तो शॉर्ट कॉलम की इफेक्टिव लेंथ कंपैरेटिवली कम होती है। ये लोड को मेनली डायरेक्ट कंप्रेशन में कैरी करता है। बकलिंग के चांसेस में बहुत कम होते हैं। फेलियर जनरली कंक्रीट क्रशिंग की वजह से ही होता है, इसमें टेंशन की वजह से फेलियर या बेंडिंग की वजह से फेलियर इसमें नहीं होता। इसी वजह से शॉर्ट कॉलम की लोड कैरिंग कैपेसिटी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है और लॉन्ग कॉलम की इफेक्टिव लेंथ ज्यादा होती है,
लोड लगने पर कंप्रेशन के साथ साथ लेटरल डिफ्लेक्शन डेवलप होने लगती है, तो ये ग्रेजुअली बकलिंग की तरफ ले जाती है। इसी वजह से लॉन्ग कॉलम का डिजाइन और डिटेलिंग शॉर्ट कॉलम से थोड़ी अलग डिजाइन होती है। इंजीनियरिंग में सिर्फ एक्चुअल हाइट देखकर डिसीजन नहीं होता कि कॉलम को क्लासीफाई कैसे करना है, इफेक्टिव लेंथ और लीस्ट लेटर डायमेंशन का रेशो देखा जाता है। इस रेशो को हम बोलते हैं सिलेंडरनेस रेशो। ये आपने पढ़ा भी होगा और कई बार इसकी डेफिनेशंस भी एग्जाम्स में पूछी जाती है। सो एज पर IS 456-2000 क्लोज 24.1.2 के अकॉर्डिंग, सो इसका फॉर्मूला है इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाय लीस्ट लेटर डायमेंशन। सो अगर ये 12 से छोटी है तो वो कॉलम शॉर्ट कॉलम है, अगर वो 12 से बड़ी है तो वो कॉलम लॉन्ग कॉलम है। एग्जाम्पल जैसे कॉलम का साइज 300 into 300 mm है, इफेक्टिव लेंथ इसकी 3000 डिवाइडेड बाय 300 हो जाएगा आपका 10, तो ये हो जाएगा शॉर्ट कॉलम क्योंकि 10 से कम है। और अगर किसी कॉलम की इफेक्टिव लेंथ 4500 mm है, 4500 डिवाइडेड बाय 300 इक्वल टू 15, सो ये कॉलम हो जाएगा लॉन्ग क्योंकि ये 12 से बड़ी है। सो होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड हमेशा याद रखना कि प्रोफेशनल स्ट्रक्चर्स को रट्टे नहीं लगाते हैं, वो समझते हैं कि लोड ट्रैवल कैसे करता है। जिस दिन आपको लोड पाथ समझ आ गया उस दिन स्लैब, बीम्स, कॉलम और फाउंडेशन सब इजी लगने लगेगा। और वही डिफरेंस होता है एक स्टूडेंट और एक प्रोफेशनल इंजीनियर में। अब कमेंट्स में आपको आंसर देना है कि अगर किसी रूम का साइज 5 मीटर इंटू 4 मीटर है और स्लैब चारों तरफ सपोर्टेड है तो वो 1 वे स्लैब होगा या फिर 2 वे स्लैब। और अगर दो कॉलम्स का साइज सेम हो लेकिन एक की इफेक्टिव लेंथ ज्यादा हो तो किसमें बकलिंग ज्यादा होगी। आप सबके आंसर जरूर चेक करूंगी। सो अगर आज का लेक्चर प्रैक्टिकल और वैल्यूएबल लगा हो तो इस वीडियो को सेव जरूर करें, अपने सिविल इंजीनियरिंग फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो स्टार्स या गिफ्ट पेज कर सपोर्ट जरूर करें। एंड फॉर मोर टेक्निकल कंसेप्ट फॉलो सिविल इंजीनियरिंग बाय लिशा। थैंक यू।